डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आपका जर्मन स्कूल। आपका जर्मन स्कूल में हम आपको बेसिक लेवल A1 से एडवांस लेवल तक की जर्मन स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। आज का हमारा लेसन जर्मन केस नॉमिनेटिव केस के ऊपर है। आज के लेसन में हम सीखेंगे कि नॉमिनेटिव केस से क्या मुराद है और ये कब इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हम सीखेंगे कि डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स जर्मन ज़ुबान में किसको कहते हैं और इनको नॉमिनेटिव केस में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं कि नॉमिनेटिव केस किसी भी सेंटेंस में मौजूद सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है और सब्जेक्ट हम कहते हैं किसी भी चीज़ को या किसी पर्सन को जो कि कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा हो। तो नॉमिनेटिव केस हमेशा सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है। जर्मन जुबान में 4 केसेस ऑल टुगेदर हैं जिनको आप अच्छे तरीके से अगर समझ लेंगे तो जर्मन जुबान आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगी। पहला केस है नॉमिनेटिव, जो कि जिस तरह मैंने बताया सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है और इस पर आज हम बात करेंगे। उसके अलावा जो दूसरा केस है वो है एक्यूजेटिव, जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से मुराद कोई भी ऐसी चीज़ जिसके साथ आप डायरेक्ट कांटेक्ट में हो या जिस पर आप कोई एक्शन कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं अपना लैपटॉप इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो मेरा लैपटॉप है वो उस पर मैं एक्शन कर रहा हूँ, उसको यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरा जो लैपटॉप है वो एक्यूजेटिव के अंदर इस्तेमाल होगा, यानी कि एक्यूजेटिव केस के साथ इस्तेमाल होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे। और अगर मैं ये कहूँ कि मैं आपको अपना लैपटॉप दे देता हूँ या मैं आपको अपना लैपटॉप दे रहा हूँ, तो आप मेरे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। यानी कि पहले मैं लैपटॉप को पकड़ूंगा जो कि मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और फिर मैं वो लैपटॉप आपको दूंगा, तो आप मेरे सेकंड ऑब्जेक्ट होंगे या मेरे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे। तो इस सूरत में हम डाटिव यूज करेंगे, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए आप हमेशा एक्विजिटिव यूज करते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए आप डाटिव यूज करते हैं। जिस तरह मैं आपको अपना लैपटॉप दे रहा हूं, तो लैपटॉप हो गया मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो कि एक्विजिटिव होगा, और आप जो कि मेरे लैपटॉप को रिसीव कर रहे हैं और आपसे मैं डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं हूं इस सेंस में, लाइक आप मेरे सेकंड ऑब्जेक्ट हैं, तो आप बेसिकली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर एज अ डाटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होंगे। और जो फोर्थ केस है वो है गेनेटिव का, जिसमें आप पोजेशन शो करते हैं किसी भी चीज़ की तरफ या किसी शख्स की तरफ, जिस तरह मेरा लैपटॉप, मेरा हैंडी, मेरा घर, तुम्हारी गाड़ी। तो ये केस है गेनेटिव का। तो आज के लेसन में हम नॉमिनेटिव केस कवर करेंगे और आगे आने वाले लेसन्स में आपको एक्विजिटिव, डाटिव और गेनेटिव केसेस भी डिटेल से बताऊंगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे लेसन की तरफ। सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में या तो वो कोई एक्शन कर रहा होगा, आइदर द सब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग काइंड ऑफ एक्शन, आइदर द सब्जेक्ट इज डूइंग सम काइंड ऑफ एक्शन, या फिर जो सब्जेक्ट है उसको आप डिस्क्राइब कर रहे होंगे या द सब्जेक्ट इज बीइंग डिस्क्राइब्ड। तो इन दोनों केसेस में आप सब्जेक्ट के लिए जर्मन जुबान में नॉमिनेटिव केस यूज करेंगे। हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जिस तरह से हम पहली एग्जांपल देखते हैं, देयर हुंड बेल्ट। देयर हुंड बेल्ट, कुत्ता भौंक रहा है, या अंग्रेजी में इसको कहेंगे द डॉग बार्क्स। अब यहाँ पर आप गौर करें कि जिस तरह के हमने पहले बात की, आप ऊपर भी देख रहे हैं कि सब्जेक्ट जो है वो कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है। सब्जेक्ट है यहाँ पर हुंड यानी कि द डॉग, और वो भौंक रहा है यानी कि कोई एक्शन कर रहा है, बार्किंग कर रहा है। इसलिए ये सेंटेंस एक नॉमिनेटिव सेंटेंस है, क्योंकि हम सिर्फ एक सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, उसके एक्शन को हम बता रहे हैं कि वो एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है। देयर हुंड बेल्ट, द डॉग बार्क्स, और यहाँ पर जो देयर हुंड है वो है सब्जेक्ट, यानी कि नॉमिनेटिव केस में इसको हम इस्तेमाल करेंगे इस सेंटेंस को। ये सेंटेंस हो जाएगा नॉमिनेटिव, देयर हुंड बेल्ट। और दूसरा नॉमिनेटिव सेंटेंस होगा दी खट से श्लेफ्ट। दी खट से श्लेफ्ट, बिल्ली सो रही है, द कैट स्लीप्स। और यहां पर आप देखें कि जो बिल्ली है वो एक सब्जेक्ट है जो कि एक एक्शन परफॉर्म कर रही है स्लीपिंग का। शी इज डूइंग सम काइंड ऑफ एक्शन एंड शी इज जस्ट स्लीपिंग। सो दैट मीन्स कि जो बिल्ली है वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगी, और जब आप इस सेंटेंस को बोलेंगे दी खाट से श्लेफ्ट, तो ये सेंटेंस आपका नॉमिनेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ये एक नॉमिनेटिव केस हो जाएगा जो कि एक सब्जेक्ट के एक्शन को इस वक्त डिस्क्राइब कर रहा है। इसके बाद आप सब्जेक्ट के बारे में
इस तरह से भी बात कर सकते हैं कि पहले हमने देखा कि सब्जेक्ट एक एक्शन परफॉर्म कर रहा था और यहां पर हम देख रहे हैं सब्जेक्ट इज बीइंग डिस्क्राइब्ड। आप सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं Das Auto ist rot। Das Auto ist rot। गाड़ी लाल है। The car is red। अब यहां पर आप देखें कि जो गाड़ी है वो एक सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात हो रही है, जिसको डिस्क्राइब किया जा रहा है, या इंग्लिश में मैं कहूंगा बीइंग डिस्क्राइब्ड। तो जोन सी भी चीज आपकी डिस्क्राइब हो रही है जुमले में वो आपका सब्जेक्ट है। तो इसलिए जब आप इस सेंटेंस को पूरा पढ़ेंगे दस आउटो इज रोट, तो ये सेंटेंस आपका नॉमिनेटिव सेंटेंस हो जाएगा और दस आउटो आपकी नॉमिनेटिव केस में इस्तेमाल होगी, यानी कि एज अ सब्जेक्ट। और अगली एग्जांपल हम देखते हैं जहां पर हम जो सब्जेक्ट है उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। दी ब्लूमे इज schön। दी ब्लूमे इज schön। जो फूल है वो बहुत खूबसूरत है या फूल खूबसूरत है। द फ्लावर इज ब्यूटिफुल। और यहां पर जो फ्लावर है, जो फूल है, वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा क्योंकि आप इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ये फिक्रा आपका एक नॉमिनेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो जो सब्जेक्ट है आपका दी ब्लूमे, ये नॉमिनेटिव केस में इस्तेमाल हुआ है। दी ब्लूमे इज schön यानी फूल खूबसूरत है और फूल को डिस्क्राइब किया जा रहा है, इसलिए ये नॉमिनेटिव केस में इस्तेमाल होगा। अब हम देखते हैं कि नॉमिनेटिव केस में आपके कौन से आर्टिकल्स होते हैं जर्मन में। जिस तरह के अंग्रेजी में हम द का आर्टिकल यूज करते हैं डेफिनेट आर्टिकल के हवाला से। यहाँ पर आप गौर करें कि डेफिनेट आर्टिकल का मतलब क्या होता है। डेफिनेट आर्टिकल का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज को स्पेसिफाई कर देते हैं, आप कह देते हैं कि मैं एग्जैक्ट इस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, यानी कि आप उसको डिफाइन कर देते हैं, इसलिए इसको कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल। तो जिस तरह मैं अंग्रेजी में द का आर्टिकल यूज करता हूं, जैसे अगर आप कहेंगे दिस इज अ बुक, तो इसका मतलब है ये एक किताब है। और अगर मैं कहूं दिस इज दी बुक, यानी कि ये स्पेसिफिकली वो वाली किताब है जिसके हवाले से मैंने कोई एक्शन किया होगा, तो उस सूरत में आप इंग्लिश में द यूज करते हैं। तो ये आपका एक डेफिनेट आर्टिकल होता है। जर्मन जुबान में इंग्लिश जुबान के बरक्स 4 डेफिनेट आर्टिकल्स यूज होते हैं। इंग्लिश में सिर्फ आप द का यूज करते हैं आर्टिकल। जर्मन जुबान में आप यूज करते हैं मैस्कुलिन के लिए, मेल के लिए देयर, देयर। फेमिनिन के लिए, मोनस के लिए, फीमेल के लिए आप यूज करते हैं दी। और न्यूट्रल चीजों के लिए आप यूज करते हैं दस। और प्लूरल के लिए आप यूज करते हैं दी। जैसे कि मैस्कुलिन में हम कहेंगे देयर मन, देयर मन। देयर यहां पर उसका डेफिनेट आर्टिकल है मन का, और अंग्रेजी में जब आप इसको ट्रांसलेट करेंगे तो ये बनेगा द मैन, द मैन, यानी कि एक सर्टेन बंदा जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। इसी तरीके से जो फेमिनिन है उसका आर्टिकल है दी फ्रॉ, दी फ्रॉ, द वुमेन। ये है फेमिनिन आर्टिकल जो कि आप फीमेल के लिए यूज करते हैं और ये उसका डेफिनेट आर्टिकल है। और अगला डेफिनेट आर्टिकल है न्यूट्रल चीजों के लिए जो कि दस है, दस किंड यानी कि बच्चा, द चाइल्ड। यहाँ पर जर्मन जुबान में हम जो बच्चा है उसको न्यूट्रल का आर्टिकल देते हैं दस किंड, और दस यहाँ पर किंड का डेफिनेट आर्टिकल है, द चाइल्ड। इसी तरह प्लूरल के लिए दी यूज होता है, तो आप कहेंगे दी किंडर, दी किंडर, द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन। सो आप इसको याद कर लें कि जर्मन जुबान में 4 डेफिनेट आर्टिकल्स यूज होते हैं। मैस्कुलिन के लिए देयर, फेमिनिन के लिए दी, न्यूट्रल के लिए दस और प्लूरल के लिए दी। जैसे कि अंग्रेजी में सिर्फ दी यूज होता है, यहां पर देयर, दी, दस और दी यूज होते हैं, 4 आर्टिकल्स। और अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं नॉमिनेटिव सेंटेंसेस की। ये सारे सेंटेंसेस जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं ये नॉमिनेटिव सेंटेंसेस हैं, और जो यहाँ पर सब्जेक्ट है वो एक डेफिनेट सब्जेक्ट है, इसलिए उसके साथ एक डेफिनेट आर्टिकल लगाया हुआ है। मसलन हम कहते हैं देयर मन लीस्ट ein Buch, द मैन इज रीडिंग अ बुक। मसलन अगर मैं किसी की तरफ, आप कह सकते हैं समझने के लिए कि इशारा करके मैं बताऊं कि वहां पर कोई बंदा बैठा हुआ है और वो किताब पढ़ रहा है, और मैं किसी को बता रहा हूं कि मैं पिन पॉइंट कर रहा हूं बहुत से लोगों में एक बंदे को, यानी कि उसको मैं डिफाइन कर रहा हूं, उसको मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं, इसलिए मैं अंग्रेजी में द मैन यूज करता हूं।
और इसको जब आप ट्रांसलेट करेंगे जर्मन में द मैन को, तो वो हो जाएगा देयर मन, देयर मन। द मैन इज रीडिंग अ बुक, वो शख्स या एक सर्टेन शख्स किताब पढ़ रहा है, बंदा किताब पढ़ रहा है। द मैन इज रीडिंग अ बुक, इसको जर्मन में कहेंगे देयर मन लीस्ट ein Buch, देयर मन लीस्ट ein Buch, यानी एक डिफाइंड बंदा किताब पढ़ रहा है, जिसको आप इशारा करके बता रहे हैं, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, डेफिनेट आर्टिकल। अगली एग्जांपल देखें आप दी के साथ, दी फ्राउ कोcht, दी फ्राउ कोcht, द वुमन इज कुकिंग, यानी कि एक सर्टेन वुमन के बारे में आप बात कर रहे हैं जो कि इस वक्त कुकिंग कर रही है। तो आप देखें जो सब्जेक्ट है वो है दी फ्राउ और वो कुकिंग कर रही है, यानी कि आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो इस सूरत में जो दी फ्राउ है वो नॉमिनेटिव है और ये सेंटेंस बन जाएगा नॉमिनेटिव सेंटेंस विद द डेफिनेट आर्टिकल दी। और अगला है दस किंड स्पील्ड, यानी कि वो बच्चा खेल रहा है, द चाइल्ड इज प्लेइंग, एक स्पेसिफिक चाइल्ड है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं कि वो खेल रहा है। तो यहां पर जो सब्जेक्ट है वो है दस किंड और दस उसका डेफिनेट आर्टिकल है और स्पील्ड यानी कि वो एक एक्शन कर रहा है, इसलिए ये सेंटेंस हो जाएगा नॉमिनेटिव सेंटेंस, यानी कि दस किन यहाँ पर नॉमिनेटिव केस में इस्तेमाल हुआ है विद द डेफिनेट आर्टिकल दैट इज दस। और प्लूरल के लिए हम यूज करते हैं दी का आर्टिकल जर्मन में, जैसा कि मैंने पहले बताया, दी किंडर जिंगन, दी किंडर जिंगन, द चिल्ड्रन आर सिंगिंग, यानी कि जो बच्चे हैं, सर्टेन बच्चे हैं आपके सामने कहीं बैठे हुए हैं, वो उस वक्त सिंगिंग कर रहे हैं, तो आप कहेंगे द चिल्ड्रन आर सिंगिंग, बच्चे सिंगिंग कर रहे हैं। तो यहां पर भी आप देखें कि दी किंडर एक सब्जेक्ट है जहां पर दी उसका डेफिनेट आर्टिकल है और जो सब्जेक्ट है वो एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है, इसलिए जो सब्जेक्ट है वो नॉमिनेटिव केस में यूज होगा और ये सेंटेंस हो जाएगा नॉमिनेटिव सेंटेंस। अब हम आगे बढ़ते हैं और इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में बात करते हैं कि इनडेफिनेट क्या होता है। जिस तरह कि हमने पहले देखा कि डेफिनेट आर्टिकल अंग्रेजी में द होता है, जहां पे आप डिफाइन कर देते हैं, स्पेसिफाई कर देते हैं किसी चीज को या किसी शख्स को। तो जब आपने जनरली इंग्लिश में बात करनी होती है, कोई भी जिससे आपकी मुराद हो सकती है, कोई भी चीज या कोई भी बंदा हो सकती है, तो आप अ का आर्टिकल यूज करते हैं, यानी कि आप डिफाइन नहीं करते, इसलिए ये इनडेफिनेट हो जाता है। यानी कि डेफिनेट का ऑपोजिट इनडेफिनेट आर्टिकल, यानी कोई भी शख्स हो सकता है, कोई भी किताब हो सकती है, तो उसके लिए आप अंग्रेजी में आ यूज करते हैं। और जर्मन जुबान में आप इनडेफिनेट आर्टिकल में मैस्कुलिन के लिए आइन यूज करते हैं, आइन, जैसे कि मैं कहूंगा आइन मन, आ मैन, यानी कि कोई भी बंदा या एक बंदा, आइन मन। और फेमिनिन के लिए आप आइन के एंड पर ई लगा देते हैं, ये जो देखें ई आई एन और एंड पर ई लग गया फेमिनिन के लिए। और हम जब किसी औरत के हवाले से बात करेंगे अ वुमेन, यानी कि कोई भी औरत या एक औरत, तो हम कहेंगे आइने फ्राउ, आइने फ्राउ, एक औरत। और न्यूट्रल के लिए आइन, जिस तरह कि आप देखें कि मैस्कुलिन के लिए भी आइन था, न्यूट्रल के लिए भी सेम है, इसको आप याद कर लें। इनडेफिनेट आर्टिकल जर्मन जुबान में मैस्कुलिन के लिए आइन होता है और वही आइन आप लगाते हैं न्यूट्रल जो है चीजें या लिविंग थिंग्स उनके लिए आइन। यहां पर बच्चा हमने लिया हुआ एज एन एग्जांपल आइन किड, आइन किड, अ चाइल्ड, एक बच्चा। और जो प्लूरल है उसमें जाहिर सी बात है कि आप आइन नहीं लगा सकते, क्योंकि आइन से मुराद होता है एक, यानी वन। तो इसलिए प्लूरल की हमारे पास सिर्फ एक ही एग्जांपल है जो कि है खाइने से, यानी कि एक तो होता नहीं है प्लूरल, इसलिए आप नन कहेंगे या खाइने कहेंगे, खाइने किंडर, नो चिल्ड्रन, नो चिल्ड्रन, खाइने किंडर, नो चिल्ड्रन। और प्लूरल में भी आप देखिए कि काइन के एंड पर हमने ई लगा दिया है, क्योंकि यहां पर जो इसका आर्टिकल है डेफिनेट में हमने देखा था पिछली स्लाइड में, वो दी था, तो इसलिए उसके एंड पर भी ई लग जाएगा। और फेमिनिन का भी आर्टिकल दी था, इसलिए उसके एंड पर ई लग गया। सो यही आपने डिफरेंस है जो याद रखना है। मैस्कुलिन में आइन, फेमिनिन में आइने, ई लग जाएगा एंड पे। न्यूट्रल में फिर आइन, क्योंकि मैस्कुलिन और न्यूट्रल सेम रहेगा। और प्लूरल में खाइने, ई लग जाएगा, क्योंकि प्लूरल का आर्टिकल होता है दी, इसलिए जो इनडेफिनेट आर्टिकल है उसके एंड पर ई लग जाएगा। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल के हवाला से। Ein Mann liest ein Buch. A man is reading a book. एक बंदा किताब पढ़ रहा है।
अब यहां पर आप देखें कि आपने स्पेसिफाई नहीं किया, आपने बिल्कुल इनडिफाइंड सी बात की है, आपने कोई डिफाइंड सी बात नहीं की, इनडेफिनिट सी आपने बात की है कि कोई भी शख्स हो सकता है, वो उससे मुराद एक सर्टेन शख्स नहीं है, कोई भी शख्स है। अ मैन इज रीडिंग अ बुक। तो जब आप इसको जर्मन में करेंगे तो ये बन जाएगा आइन मन, एक बंदा, लीस्ट पढ़ रहा है या पढ़ता है, आइन बुख एक किताब, आइन मन लीस्ट आइन बुख। यहां पर 2 दफा हमने इनडेफिनिट आर्टिकल इस्तेमाल किया है, यानी कि आइन मन जो कि सब्जेक्ट है, पढ़ रहा है, आइन बुख एक किताब। तो यहाँ पर जो आइन मन है वो हो जाएगा नॉमिनेटिव, और वो किताब पढ़ रहा है, किताब पर काम हो रहा है, तो ये हो जाएगा अकुसेटिव। इसके बारे में हम अगले आने वाले लेसन में बात करेंगे, बट फिल वक्त आप ये याद रखें कि जो आइन मन है, जो सब्जेक्ट है, वो एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है, इसलिए सब्जेक्ट यहाँ पर नॉमिनेटिव होगा। अगली एग्जाम्पल हम देखते हैं आइने फ्राउ से। आइने फ्राउ कोख्त, आइने फ्राउ कोख्त, अ वुमन इज कुकिंग, एक औरत कुकिंग कर रही है। अब ये कोई भी औरत हो सकती है। तो अगली एग्जाम्पल हम देख लेते हैं आइने फ्राउ कोख्त, अ वुमन इज कुकिंग, एक औरत कुकिंग कर रही है। तो यहाँ पर जो फ्राउ है उसके साथ हमने इनडेफिनिट आर्टिकल लगाया है, और इनडेफिनिट आर्टिकल के एंड पर हमने आइन के एंड पर ई लगा दिया, क्योंकि जो फ्राउ है उसका आर्टिकल है दी, इसलिए जो आइन है उसकी एंडिंग पर ई लग जाएगा। आइन फ्राउ कोख्त, एक औरत कुकिंग कर रही है। तो यहाँ पर जो फ्राउ है वो है सब्जेक्ट, जिसके एक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगली एग्जाम्पल हम देखते हैं आइन किंड स्पील्ड, आइन किंड स्पील्ड, अ चाइल्ड इज प्लेइंग, एक बच्चा खेल रहा है, वो कोई भी बच्चा हो सकता है जो खेल रहा है। तो यहाँ पर भी जो बच्चा है वो एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है, इसलिए वो जो बच्चा है वो सब्जेक्ट होगा, यानी कि नॉमिनेटिव केस होगा, तो ये सेंटेंस हो जाएगा नॉमिनेटिव। और अगर मैं कहूँ नो चिल्ड्रन आर सिंगिंग, तो इसकी जर्मन ट्रांसलेशन हो जाएगी खाइने किंडर सिंगन। और यहाँ पर जो इनडेफिनिट आर्टिकल है प्लूरल का, दी किंडर का, वो है खाइने, और खाइन के एंड पर हमने ई लगा दिया, क्योंकि जो किंडर है उसका आर्टिकल है प्लूरल वाला दी। सो हम देख लेते हैं थिंग्स टू रिमेंबर, जो कि आप इस लेसन में अपने साथ लेकर जाएं, उसको याद रखें। द नॉमिनेटिव केस इज यूज्ड फॉर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। सिर्फ सब्जेक्ट के हवाला से आप नॉमिनेटिव केस यूज करते हैं, या तो वो सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, या फिर आप उस सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। तो इस सूरत में आप जर्मन जुबान में सिर्फ और सिर्फ नॉमिनेटिव केस इस्तेमाल करते हैं। और जो नॉमिनेटिव केस है वो बताता है, इट टेल्स यू हु और व्हाट इज डूइंग द एक्शन और बीइंग डिस्क्राइब्ड, यानी कि कौन कोई एक्शन कर रहा है या किस को डिस्क्राइब किया जा रहा है, तो उस सब्जेक्ट को आप नॉमिनेटिव केस में इस्तेमाल करते हैं, उसको आप नॉमिनेटिव केस कहते हैं। और द आर्टिकल्स द एंड ए चेंज डिपेंडिंग ऑन द जेंडर एंड नंबर ऑफ द नाउन। जिससे हमने देखा जर्मन जुबान में देयर, दी, दस, यानी कि मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, और फिर उसके बाद प्लूरल दी, मुख्तलिफ जेंडर्स के लिए मुख्तलिफ आर्टिकल्स दिए हुए हैं, और जब आप प्लूरल में नाउन को डिस्क्राइब करेंगे तो फिर उसका आर्टिकल हो जाएगा दी। और जो इनडेफिनेट आर्टिकल है उसमें देयर का आर्टिकल है आइन, दी का है आइने, दस का है आइन, और जो प्लूरल है उसका कोई इंडेफिनेट आर्टिकल नहीं होता, बल्कि नेगेटिव में इसका आर्टिकल है वो है काइने, यानी कि नो। तो ये अगर आप याद कर लेंगे, इस लेसन को अगर आप समझ जाएंगे अच्छे तरीके से नॉमिनेटिव केस को, तो आप इस तरह से कह सकते हैं आपको 25% ऑफ जर्मन आज आ गई है, क्योंकि जो ये 4 केसेस हैं इसी पर पूरी जर्मन की बेस है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेसन। आज के लेसन में हमने नॉमिनेटिव केस के बारे में बात की। हमने समझा कि एक सब्जेक्ट के हवाला से हम जर्मन जुबान में नॉमिनेटिव केस को यूज़ करते हैं, और सब्जेक्ट या तो डिस्क्राइब हो रहा होता है या वो कोई एक्शन कर रहा होता है, तो इस सूरत में हम जर्मन जुबान में नॉमिनेटिव केस के सेंटेंसेस बनाते हैं। फिर हमने सीखा कि जर्मन जुबान में डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं और इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, और हर जेंडर के लिए एक आर्टिकल होता है, और उसके अलावा प्लूरल के लिए एक आर्टिकल होता है। और एंड पर हमने इसकी समरी की। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेसन आपको अच्छा लगा होगा, और आप लेसन के दौरान ही इस लेसन को अच्छी तरीके से ज़हन नशीन कर चुके होंगे, क्योंकि आप नोट करते हैं कि हम कई दफ़ा एक चीज़ को रिपीट करते हैं इस लेसन में, ताकि आपको बाद में मेहनत ना करनी पड़े। अगर ऐसा है तो आप इस लेसन को ज़रूर लाइक करें, एक थम्स अप दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपकी कोई राय है या आप किसी सर्टेन टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं
या आप हमारे साथ कोई चीज़ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत मोतबर है, हम इसको ज़रूर नोटिस में लेंगे और उसके हवाला से आपको ज़रूर रिस्पॉन्स देंगे। अपना ख्याल रखें, सेहत से रहें, खुश रहें। मिलते हैं अगले लेसन में। टेक केयर।